हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद जीएनपी, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 में साइंस के प्रीवियस ईयर 2022 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी हम प्रत्येक शिफ्ट को सीरीज़ में कवर करेंगे और प्रत्येक सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेशन के बाद ऐड कर दूँगी। तो चलिए, आपके टाइम को ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संजना के पास 3 चुंबक है ए बी सी, जिसके ध्रुव क्रमशः A1, A2, B1, B2, C1, C2 अंकित किए गए हैं। चुंबक को एक दूसरे के समीप लाने पर उसने कितने प्रेक्षण किए, यानी कि कितने एक्सपेरिमेंट किए। स्टेटमेंट है A1 विकर्षित करता है B1 को, विकर्षित कर यानी रिपेल करना। A1 विकर्षित करता है C2 को। यदि C1 नॉर्थ पोल है तब निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तब इसमें देखते हैं। अब बोल रहे A1 रिपेल कर रहा है B1 को। B1 रिपेल कब करता है, एक दूसरे को रिपेल होता है जब वो दोनों सेम पोल के होते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं कि C1 नॉर्थ पोल है, तब कथन कौन सा सत्य है। तो रिपेल करें यानी कि ये दोनों या तो दोनों साउथ पोल होंगे या नॉर्थ पोल होंगे। अब A1 B1 को रिपेल कर रहा है तो ये दोनों A1 B1 हो गए साउथ पोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। B1 और A1 दोनों साउथ पोल है। B1 A1 नॉर्थ पोल। वैसे B1 A1 नॉर्थ पोल भी हो सकते हैं, बट इसमें C1 को ऑलरेडी नॉर्थ पोल दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो निम्न में कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है। ए वस्तु की गति एक समान है, बी विराम अवस्था में है, सी वस्तु की गति असमान अवस्था में। तो जो टाइम स्पीड का जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट कब आता है, जब में स्पीड और टाइम सेम हो, यानी कि एक समान गति से करता है। अगर उसका टाइम और स्पीड सेम होगा तो इसका जो ग्राफ है वो लीनियर इस टाइप से बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि वस्तु की गति एक समान गति है और विराम अवस्था में, रेस्ट में होगा तो भी होता है कि वो सेम ही जगह पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। यदि वस्तु की चाल एक समान या असमान हो सकती है तो इस बात पर निर्भर करती है कि उसका वेग स्थिर है या बदल रहा है। बिंबों के एक समान असमान चाल को रेखांकन के माध्यम से भी समझा सकते हैं। किसी वस्तु की चाल प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। एक समान गति, यदि गति इसमें पदार्थ बिंदु एक समान रेखा में गति करते हैं तो सरल रेखा में चलता है। असमान गति, यह एक गति जिसमें वेग समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन चाल समय ग्राफ से दर्शाए जा सकते हैं, यानी कि समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे स्पीड टाइम ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूरी समय ग्राफ में एक समान गति के लिए समय के विपरीत तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी कण को अलग करते हैं तो वो भारी कण जो सरफेस पर बैठ जाते हैं उसे बोला जाता है अवसादन। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। हल्का तथा जल में घुलनशील होना, हल्का तथा जल में अघुलनशील होना, भारी जल में घुलनशील होना, भारी जल में अघुलनशील होना। यानी कि भारी तथा जल में अघुलनशील होने का मतलब है कि वो जो सेडिमेंटेशन होती है उसमें जो कण होते हैं वो सरफेस पर बैठ जाते हैं। सरफेस पर कब बैठेंगे, जब वो भारी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अब मिक्सचर की डेफिनेशन। मिक्सचर में एक से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। मिश्रणों में पृथक्करण के उपयुक्त तरीकों का उपयोग करके शुद्ध पदार्थों को अलग किया जा सकता है। अवसादन सेडिमेंटेशन, जल में निलंबन में ठोस कणों का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से निलंबन से बाहर निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया। अवसादन के दौरान बैठने वाले कण को अवसाद कहा जाता है। इस विधि का उपयोग अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पदार्थ घुलते नहीं है पानी में, जैसे मिट्टी और पानी को अलग करना है तो मिट्टी के कण क्या होंगे कि सरफेस पे बैठ जाएंगे। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण एक ऐसी तकनीक है
जिसका उपयोग मिश्रण को आमतौर पर विलायक घुलनशील ठोस के घोल को अलग करने में किया जाता है। इस विधि में घोल को तब गर्म किया जाता है जब कार्बनिक ब्लैक वाष्पित नहीं होता, जहां गैस में बदल जाता है और ज़्यादातर ठोस अवशोष छोड़ देते हैं। निस्तापन ठोस तरल की परत से ऊपर की तरल परत को हटाकर ठोस से तरल को अलग करने की प्रक्रिया है। निस्पंदन फिल्टर नामक झिल्ली के छिद्रों के माध्यम से किसी दिए गए तरल गैसीय मिश्रण में ठोस अवांछित कणों की प्रक्रिया। फिल्टर कागज, कपड़ा, ऊन, लावा, कोई झरझरी सामग्री हो सकता है। इनकी निस्पंदन होता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। जैसे चाय से चाय की पत्ती, इनके छान के अलग करते हैं। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण जिसे सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है। मिश्रण में दो तरल पदार्थों को अलग करने के लिए अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है, जैसे दूध में वसा का निष्कर्षण, मक्खन का, और जो कपड़े धोने की मशीन है, चक्रण से पानी सुखाना आदि। क्वेश्चन नंबर 4, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए। चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काली राख बच जाती है, कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न होती है, जलने पर पिघल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ऑप्शंस के साथ खेलेंगे। अब जलने पर पिघलता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। ऊन है, ऊन जलता है लेकिन धीरे धीरे जलता है, जलने पर पिघलेगा। नायलॉन पिघलता है, कुंचित होकर गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है, तो राख उत्पन्न करता है डेनिम। चमकदार रोशनी के साथ सलेटी काली राख में जलता है, चमकदार रोशनी के साथ रेशम जलता है। सूत को जलाएंगे तो वो भी कागज के जैसे जल जाता है, जूट का भी सेम ही सीन होता है, ऊन धीरे धीरे जलती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे और जानवरों से प्राप्त रेशे, उदाहरण कपास, रेशम और जूट। अर्धकृत्रिम रेशे रासायनिक संशोधन द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेशों से प्राप्त रेशे होते हैं। सेल्यूलोज डाइस्टेट। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा जो हम आर्टिफिशियली लैब में बनाते हैं, रेयोन हो गया, नायलॉन, पॉलिएस्टर। रेशम एक ऐसा प्रोटीन रेशा है जो तेज रोशनी के साथ जलता है, भूरे रंग की काली राख बच जाती है, इसमें जले हुए बाल या जले हुए मांस जैसी गंध आती है। डेनिम प्रिल बुनाई का उपयोग करके सूती रेशों से बनाया जाता है, जो कुंचित होकर जलता है और गहरे कुरकुरी राख उत्पन्न करता है। नायलॉन पेट्रोलियम से बनता है, ये तो जल्दी जल जाते हैं और जलने पर पिघल भी जाते हैं, वे लोग के लिए सिकुड़ते भी हैं। मोती कठोर भूरे रंग के, कुचलने योग्य नहीं होते। इस प्रकार इसका आंसर सही हो गया रेशम, डेनिम, नायलॉन। अब इसमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है मैंने। कपास एक सेल्यूलोज रेशा है, यह जलता है, जलने पर भड़क सकता है, कोई पिघला हुआ मोती नहीं बचता। जलने के बाद यह चमकता रहता है, जलते हुए कागज की तरह महक देता है। ऊन एक प्रोटीन रेशा है जो धीरे धीरे जलता है, कुंचित होने से बच जाता है और गहरा धुआं मध्यम ज्वाला देता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में उपयुक्त सेल एक बल्ब एक समान है, तो किस सरल श्रेणी क्रम में बल्ब अधिक उत्पन्न होगा। यानी कि अगर हम बल्ब को जलाते हैं तो जो मैक्सिमम रोशनी है वो किस में आएगी, यानी कि लाइट कौन प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हम अपने नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं। बचपन में आप लोगों ने बल्ब, छोटे छोटे बल्ब जला के चेक किए होंगे, जिसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप सेल यूज़ करते हैं उतनी ही लाइट प्रोड्यूस होता है। तो एक बल्ब 2 सेल, तो लाइट कम देगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 2 बल्ब 1 सेल, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 2 बल्ब 2 सेल, इसमें लाइट होगी पर दोनों में सेम होगी। और 1 बल्ब 2 सेल, 2 सेल, अगर सेल ज़्यादा हो गए तो लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो क्या होगा, धारा का मान जितना होगा उतना ही पावर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, थायराइड ग्रंथि में उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है और उसी की कमी बी उत्पन्न करती है। यह एक स्थानिक अभावजन्य रोग है जो कि सी में रहने वाले लोगों को होता है। एक अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न कार्य के लिए ए की आवश्यकता, थायराइड ग्लैंड के लिए ए क्या हो गया, आयोडीन, उसकी कमी बी उत्पन्न करती है।
बी आयोडीन की कमी से रोग होने वाला गोइटर, एक स्थानिक अभावजन्य रोग, स्थान पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद क्या होता है कि पहाड़ जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो मानसिक जो मंदता हो जाती है ना वो हो जाती है, मेमोरी पावर कमज़ोर होना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। थायराइड ग्लैंड तितली के आकार की ग्रंथि है, श्वास नली के सामने स्वर यंत्र के नीचे स्थित होती है। यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथियां मुख्य 2 थायराइड हार्मोन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे थायरोक्सिन T4 व टाइआयोडोथायरोनिन T3 बोलते हैं। 2 रूपों, एक रूप एक एमिनो अम्ल में आयोडीन युक्त रूप है, यानी कि जो आयोडीन है वो एमिनो अम्ल का रूप है। थायराइड में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म, अवटुता, जिसे आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, जिसे आमतौर पर गोइटर बोला जाता है। हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है क्योंकि समुद्र से दूर होती है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आयोडीन की कमी वाला आहार मिलता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर एक स्थानिक रोग है, लेकिन इन क्षेत्रों तक ही सीमित बन जाता है। आयोडीन की कमी से शिशु मृत्यु दर, बच्चों में मानसिक मंदता भी हो सकती है। इस पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है स्टेटमेंट बन के आता है कि आयोडीन की कमी से शिशु मृत्यु दर और बच्चों में मानसिक मंदता भी हो सकती है। जिसको थोड़ा सा नोट करना पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के लिए सबसे पहले तो आप ये पॉइंट याद रखिए, SME, S फॉर सन, M फॉर मून, E फॉर अर्थ। तो जब मून मिड में होगा तो हो जाएगा सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। इस ट्रिक से आपको सदा माइंड में रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये तो सही है। रीज़न, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर मून मिड में है तो छाया भी चंद्रमा ही उत्पन्न करेगा। इसकी वजह से जो सन की लाइट है वो अर्थ तक नहीं आती, इससे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। सूर्य ग्रहण तब होते हैं जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य बीच में आते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर छाया डालता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या की कला के दौरान होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि फिर से देखो बता देती हूँ, SME। अगर मून मिड में है तो सूर्य ग्रहण हो गया, और अर्थ अगर मिड में आ जाती है तो वो हो जाता है चंद्र ग्रहण। ये डायग्राम देख लीजिए, सन, मून, अर्थ। अब मून मिड में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी छाया अर्थ पर पड़ रही है तो सन की लाइट नहीं आ रही। ये हो गया सोलर इक्लिप्स। एंड लूनर इक्लिप्स हो गया अर्थ मिड में आ जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 8, छाया निर्माण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो गलत है। बिंब काली छाया उत्पन्न करता है। छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा बनाई जाती है। छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है। छाया का आकार प्रकाश के सोर्स तथा बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो बोल रहा है कि कोई भी जो शैडो बनती है वो जितनी इमेज है उसी के बराबर बनती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। छाया एक काला धब्बा होता है जो तब बनता है जब अपारदर्शी बिंब प्रकाश के मार्ग में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सीधे मार्ग में गमन करता है। अगर बीच में कोई अवरोध आता है तो प्रकाश उसे गुजर नहीं सकता। यह पर्दे पर बनता है, दीवार या ऐसा कुछ भी हो सकता है। छाया का आकार अपारदर्शी बिंब प्रकाश के सोर्स के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिंब द्वारा प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे प्रकाश के सोर्स बिंब के बीच की दूरी बड़ी होगी, छाया का आकार बड़ा होता जाएगा। इसलिए आकार हमेशा प्रकाश सोर्स के बीच की दूरी पर निर्भर करता है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। रेगिस्तान पौधों में रंध्र प्राय पत्तियों की सतह और गुद्देदार तनों पर उपस्थित होते हैं। पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। ए व आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए एम आर दोनों सही किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, आर सही है किंतु ए गलत है। इसका ऑप्शन हो गया ए। रेगिस्तान पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि क्या होता है कि रंध्र बोला जाता है स्टोमेटा, जो पोर्स होते हैं। तो पोर्स क्या काम करते हैं? स्टोमेटा इवेपोरेशन का काम करते हैं। तो गुद्देदार तने इसलिए होते हैं क्योंकि अगर गूदा ज़्यादा होगा तो रेगिस्तान में, डेजर्ट में काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है, यानी कि जो पोर्स अगर ज़्यादा होंगे, स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो गूदेदार तने उपस्थित होते हैं, रंध्र पाई जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। इसकी डिटेल सॉल्यूशन आप पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे का मादा जननांग कहलाता है स्त्री केसर, जिसे पिस्टल बोला जाता है। इसके 3 भाग है, जिसे मुख्यतः वाई परागकण पोलन के ग्रहण गतिशील है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, और जड़ में निषेचन, बीजांड में निषेचन होता है। तो क्या बोल रहा है? स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग है। स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग है। सॉरी, ये 2 बार लिख गया। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी गुंडी, जो पराग कणों के लिए ग्रहणशील है। वर्तिका एक लंबी नली जैसी संरचना होती है। वर्तिका केसर की वर्तिका से जुड़ा हुआ होता है। वर्तिका अंडाशय की ओर आती है, जिसे बीजांड नामक मादा अंडे होते हैं और निषेचन होता है। अंडाशय यह स्त्री केसर का बड़ा हुआ आधार्य भाग, जहाँ बीजांड उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो बीजांड में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई सारणी में सूचना के आधार पर कोशिका की पहचान करनी है। मादा में पाया जाने वाला लेकिन केंद्रक नहीं होता। वृहत रिक्तिका कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। सेम के आकार का और युग्मों में पाया जाता है। दोनों ओर से अनावृत नली में समान होती है। तो क्या हो गया? सबसे पहले ऑप्शन है मानव में पाया जाता है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक किस में नहीं होता? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आरबीसी का जो लाइफ सेल 90 to 120 डेज की होती है आरबीसी। वृहत रिक्तिका जिसे बोला जाता है प्याज की झिल्ली, सेम के आकार का और युग्मों में पाया जाता है। युग्मों में गाल कोशिका पाई जाती है। सेम के आकार में पाए जाने वाली द्वार कोशिका, कोशिका भित्ति नहीं होती। गाल कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दोनों ओर से अनावृत नली में समान होती है जाइलम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण वयस्क मनुष्य के लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी बनती कहाँ पे है? रेड बोन मैरो में। और जो मरती कहाँ पे है? स्प्लिन में, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। प्याज का छिलका बहुकोशिका यानी कि मल्टीसेलुलर। इसमें एक कोशिका भित्ति, एक बड़ी रिक्तिका केंद्र, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली भी होती है। गाल कोशिकाएं देख लीजिए, ये क्या होती है? सरल शेल्फ में होती है। जो एपिथेलियम टिश्यू उत्तक होती है ना, जो एपिथेलियम टिश्यू, उसको गाल कोशिकाएं कहा जाता है। ये जंतु कोशिकाएं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। द्वार कोशिकाएं सेम के आकार की होती है। इसमें क्या होता है कि रंध्र होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जो इवेपोरेशन का काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या देखो, द्वार कोशिकाओं को खोलने और बंद करने में मदद करता है, यानी कि रंध्र। जाइलम उत्तक और खनिज ले जाते हैं। यह पोषक तत्वों में पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम अंगुली जैसी नली होते हैं, दोनों सिरों पर खुले होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वाष्प के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक ऊपर ले जाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एबीसी जल में अमिश्रणीय है जिनके द्रव्यमान तथा आयतन निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो इसमें क्या देखना है हमें? जल का घनत्व ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब सही स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
डेंसिटी, डेंसिटी होता है D=m/v, द्रव्यमान अपोन में आयतन। तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.08, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.09, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.3। तो सबसे जो कम है वो हो गया 0.09। तो बी क्या करेगा, जल में तैरेगा। तैरती कोई चीज़ कब है, जब उसका घनत्व कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब इसका पूरा किया गया है, आप इसको पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। आप ये गलती मत करना। किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है, ये बात सही है। समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है, यानी कि जो तीव्रता अगर समान है तो उनकी उच्चता समान होगी, ये पॉइंट रॉन्ग है। गर्म वायु में ध्वनि की चाल कमरे के ताप पर चाल की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो साउंड है ना, साउंड की इंटेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ताप बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगी। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, यानी कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। सतही क्षेत्रफल के, तापमान के, आर्द्रता के, वायु की चाल के। आर्द्रता ह्यूमिडिटी हो गई। तो जो वाष्प इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया एरिया के। तो जो इवेपोरेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। टेम्परेचर, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है, तो ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी का देखते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। वर्षा के दिनों में होता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, उमस सी होने लग जाती है, चिपचिपा सा लगने लग जाता है। और वायु की चाल के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। वाष्पन एक तरल से उसके क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर वाष्प में परिवर्तन की घटना है। वाष्पन की दर निर्भर करती है एरिया के, तापमान के, आर्द्रता के, वायु की चाल के। तो आर्द्रता, वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा, जल की मात्रा पहले अधिक है तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। एरिया, यदि सतही क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पन की दर बढ़ती है, सतही क्षेत्र कम होता है तो वाष्पन की दर कम होती है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका अर्थ है कि सतही क्षेत्रफल का वाष्पन की दर के सीधे समानुपाती होता है। तापमान वृद्धि के साथ अधिक संख्या के कणों को वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए पर्याप्त खनिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पन की दर बढ़ती है और तापमान में कमी के साथ घट जाती है। इसका अर्थ है कि टेम्परेचर इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वायु की चाल, यदि वायु की चाल बढ़ती है तो वाष्पन की दर बढ़ती है और वायु की चाल में कमी होती है, वाष्पन की दर कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, धातु ए धातु बी को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है लेकिन सी को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु बी तथा धातु डी को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है। तो कौन सा क्रम सही क्रम को दर्शाता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करेंगे, साइंस को ना लेते हुए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन बोल रही है कि धातु ए बी को उसके लवण में विस्थापित कर दिया, यानी कि धातु ए विस्थापित कर रही है बी को, तो ए क्या हो गया, ज़्यादा उसकी क्रियाशीलता हो गई। लेकिन सी को उसके लवण से विस्थापित नहीं करती, सी को नहीं करती तो क्या हो गया, सी ए से ज़्यादा हो गई। धातु बी तथा डी उसके विलयन से विस्थापित, यानी कि बी क्या कर रहा है, डी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो इस टाइप से हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप पढ़ना अगर नहीं भी समझ आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 16,
इसमें मैच द फॉलोइंग मिलान करना है। एक धातु जो दो रूपों में पाई जाती है, एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, एक धातु जो पीतल और कांसे का घटक है, एक धातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है। तो इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। और यहाँ से ए बोल रहा है कि एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है। दो रूपों में क्या होता है, जो मेटल भी हो प्लस में नॉन मेटल भी हो, यानी कि कार्बन। कार्बन क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ए का हो गया 3। एक अधातु जो कमरे के ताप पर लिक्विड है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। तो इसमें अधातु नॉन मेटल हो गया ब्रोमीन, बी में हो गया 4। एक धातु जो पीतल और कांसे के घटक हैं, पीतल कांसे का घटक मान, यानी कि एक तो होता है ब्रोंज, दूसरा होता है ब्रास। अब ब्रोंज के लिए क्या आता है, कॉपर प्लस टिन, और ब्रास के लिए आता है कॉपर प्लस में जिंक। इसको आप ऐसे याद करना, ब्रास है तो उसके साथ जिंक आएगा, और ब्रोंज में जड़ी आता है तो उसके साथ टिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। विद्युत लेपन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्लोरीन एक अधातु है जिसमें जल में मौजूद कीटाणु को मारने का गुण होता है, इसलिए इसका उपयोग कीटाणु रहित करने में किया जाता है। जिंक आमतौर पर विद्युत लेपन में उपयोग की जाने वाली धातु है। विद्युत लेपन एक इलेक्ट्रोपोजिंग प्रक्रिया के माध्यम से धातु एक धातु के दूसरे टुकड़े पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया है। कार्बन अधातु है जो दो रूपों में पाया जाता है। अपरूपता को दर्शाता है। अपरूपता कुछ रासायनिक तत्वों की विशेषता जिसे तत्व की भौतिक अवस्था में अलग अलग रूपों में मौजूद होता है, और वे तत्व के अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। ब्रोमीन एक क्या है, नॉन मेटल, जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। यह एक गाढ़ा लाल भूरा द्रव है जो मानक तापमान दाब पर नारंगी रंग में वाष्पित हो जाता है, जबकि सल्फर और कार्बन अधातु जो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। कॉपर धातु है, पीतल कांस्य आधारित मिश्र धातु है। पीतल धातु मिश्र धातु है जो कॉपर और जस्ता से बनी होती है। कांस्य मिश्र धातु जो कॉपर और टिन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शिराओं में के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन मोनोऑक्साइड संपन्न रुधिर लेके जाती हैं। ये मोटी होती हैं, वाल्व होते हैं, रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होते हैं। तो एक तो होती है आर्टरीज, एक होती है वेन। जो आर्टरीज होती है, धमनियाँ होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 को कैरी करती है। तो ये बोल रहा है कि हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड संपन्न रुधिर लेके जाती है, यानी कि शिरा क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती हैं। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इनमें वाल्व होते हैं, रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, ये भी ठीक है। ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती है, ये भी ठीक है, लेकिन इनकी भित्ति मोटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टरीज क्या होता है, वेन्स और आर्टरीज का जो डायग्राम होता है, आर्टरीज मोटी होती हैं, वेन्स पतली होती हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ना। विषाणुओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं, कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, मृत पदार्थों के अपक्षय से मदद करते हैं। विषाणु के संबंध में, यानी कि विषाणु क्या होता है, अकोशिकीय होते हैं, कोशिका संरचना का अभाव होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि प्रजनन कर सकते हैं। ये कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि जो RNA होता है, वायरस होते हैं, वो न्यूट्रिशन वो सेल से लेते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये डेड पदार्थ की मदद से, अपक्षय से मदद करते हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। विषाणु सूक्ष्म अकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, वे अपने मेजबान
कोशिका के बिना अपने दम पर पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। विषाणु जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रतिकृति नहीं बना सकते, यानी कि जो रेप्लिका होती है ना, डीएनए बना सकता है लेकिन वायरस नहीं बना सकते। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल जनित जल से होने वाला? मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज से होता है, हेजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो वायरस से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है और हेजा विब्रियो कोलेरी जो कि बैक्टीरिया है। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। टाइफाइड सबसे आम संक्रामक रोग है, जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, आमतौर पर मनुष्य के आंत में पाया जाता है, दूषित जल और घर में मक्खी आदि द्वारा मल पदार्थ से फैलते हैं। अतः जो हेजा होता है यह अतिसार बीमारी है। ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है, दूषित जल और भोजन आदि से फैलता है। पीलिया हो गया, यकृत से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया दूषित जल, भोजन और संक्रमित सुई से फैलते हैं। मलेरिया ये संक्रामक रोग है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिजीज उसको फैलाने वाले कारक और उसको जो क्योर करने की जो डेफिनेशन है वो। पोलियो एंटेरोवायरस और जल और भोजन दूध। छोटी माता वेरिसेला जोस्टर डायरेक्ट मतलब टच में आते हैं, कॉन्टैक्ट में उससे फैलता है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस डायरेक्ट फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जल से फैलता है। खसरा रूबेला वायरस जो कि एयर से होता है, वायरल डिजीज है खसरा। डेंगू एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा अनुकूल जलीय पौधों की जल पर तैरने में सहायता करता है, यानी कि जो पौधे तैरते हैं उसका कारण क्या होता है? पौधे के तनों में बड़े छिद्र का होना, पत्तियों पर मोम की परत, फीते जैसी पत्तियां, पत्तियों का ऊपरी सतह पर रंध्र। तो पौधे को जो जल में तैरने में मदद करने वाला पार्ट होता है उनके स्टेम्स और जो उसमें छिद्र का होना, क्योंकि अगर छिद्र होंगे ना तो वो उनका पार्ट होगा लाइट वेट, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाएंगे, जिससे पानी क्या होगा कि ट्रांसफर हो पाएगा। जलीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। समुद्री शैवाल, जलीय क्षेत्रों में पौधे की विशेषताएं। जलीय पौधों में एरनकाइमा उत्तक होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। एरनकाइमा एक विशेष प्रकार का पैरेन्काइमा का ही पार्ट है एरनकाइमा, जिसे स्पंजी प्रकार के उत्तक बनाने के लिए कोशिकाओं के बीच बड़े छिद्र वायु स्थान होते हैं। ये वायु गुहाएं जड़ और अंकुरों के बीच गैस विनिमय को अनुमति देती है और तनों या पत्तियों को उछाल भी देती है। जलीय पौधे में पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं क्योंकि यह उन्हें गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में मदद करता है। जलीय पौधे के तने और डंठल नरम लचीले होते हैं ताकि वे बिना टूटे लहरों के साथ आसानी से चल सके। जलीय पौधे में जल की तेज धारा का सामना करने के लिए पतले रिबन के आकार के पतले पत्ते होते हैं। पत्तियां और तनों को मोम की परत के साथ लेपित किया जाता है और प्रत्येक पत्ते में वायु का बुलबुला होता है जो जल से पौधों को ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करता है। कुछ जलीय पौधे मिट्टी में मजबूती के जड़ों जमा लेते हैं और कुछ जल में डूब जाते हैं। तो ये थी आपकी आज की सीरीज़। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो इस वीडियो का PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद GNP पर मिल जाएगा या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।